अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। अगर इलेक्शन कमीशन के ऐलान को मनोन तस्लीम कर लिया जाए और कोशिश और ना होने के बावजूद भी कोशिश कर ली जाए कि उस पर यकीन किए लेते हैं, तो जनवरी के 3rd वीक में या आखिरी हफ्ते में इलेक्शन मुतवक्के हैं। मुतवक्के का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि जो अनसर्टेनिटी की हम पहले दिन से बात कर रहे हैं उसके बादल छटके ही नहीं दे रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि बाकायदा तौर पर कोई डेट अनाउंस नहीं की गई है। अब इस हवाले से हल्के जो हैं वो थोड़ा सा तशवीश का शिकार भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जिनको इलेक्शंस की जल्दी है, जो इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं, उनमें तो ये तशवीश की लहर है कि इलेक्शन कमीशन आखिर डेट अनाउंस क्यों नहीं कर रहा। हाँ, अलबत्ता अगर एक कोई डेट अनाउंस हुई है और उस पर वो कायम भी हैं तो वो है नवाज शरीफ साहब की वापसी की। लेकिन अंदरूनी इत्तलात ये हैं कि नवाज शरीफ साहब के कोई जो वेल विशर्स हैं या खैरख्वाह हैं या पार्टी का एक हिस्सा जो है वो नवाज शरीफ साहब को ये ज़रूर मशवरे दे रहा है कि जब इलेक्शन डेट अनाउंस हो तो फिर आइएगा, इलेक्शन में आने की या उससे पहले आने की जल्दी नहीं कीजिएगा। और ये सवाल भी बारहा उठाए जा रहे थे कि क्या वाकई नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं 4 साल बाद या नहीं आ रहे हैं। और जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर आज़म फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उन्होंने आज प्रेस टॉक की और उस प्रेस टॉक में उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि अब ये सवाल बंद हो जाना चाहिए। लेकिन उसको शुबात और भी मजीद जन्म लेते हैं जब इस मौके पे एक मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई जाती है। लेकिन बहरहाल जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे वो क्या कह रहे थे, जरा क्लिप पे सुन लेते हैं। नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को तशरीफ ला रहे हैं, तो मैं आज ये बड़े अदब से ये बात करना चाहता हूँ कि ये सवाल अब आपको बार बार नहीं पूछना चाहिए कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये बात खत्म हो जानी चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जो भी जीते हम सबको वो फैसला मानना होगा। ये जो बात आप करें कि 25 दिन के लिए गायब हो जाते हैं और 30 दिन के लिए, मैं कतन इसके हक में नहीं हूँ। अगर ऐसा हुआ है मुझे इसका इल्म नहीं। 12 अक्टूबर को मुझे और नवाज शरीफ को कई महीनों के लिए गायब कर दिया गया था और हमारे बाल बच्चों को, मेरे बूढ़े माँ बाप को इल्म नहीं था कि हम कहाँ हैं, और रात और दिन एक हमें लगता था, अंधेरा था। हमने तो नवाज शरीफ ने तो कभी किसी से गिला नहीं किया। नवाज शरीफ साहब ने किसी से गिला नहीं किया क्योंकि नवाज शरीफ साहब यहाँ रहे नहीं किसी से गिला करने के लिए। और जो दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जो 20-20, 25-25 दिन लापता हो जाते हैं, कहते हैं मुझे किसी का पता ही नहीं। एक इतनी बड़ी पार्टी के प्रेसिडेंट यानी सदर, और वो भी छोड़े पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके ज़माने में लोग जो है वो उठाए भी गए, कुछ वापस आ गए, ये सिलसिला चलता रहा। और इमरान रियाज एक बहुत बड़ी एग्जांपल हैं, और कहा यह जा रहा है कि उनको कुछ पता ही नहीं। तो चलें उनको भी मान लेते हैं कि उनको वाकई कुछ नहीं पता। इससे पहले कि पीपल्स पार्टी के आने वाले दिनों की मुश्किलात जो सुनने में आ रही हैं और कुछ इधर उधर से समझ में आ रही हैं कि शायद वो पढ़ेंगे, उस पर ही बात करेंगे। जो PTI की जो इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद इंटरव्यू, ये सारी जो सिलसिले अब शुरू हुए हैं उसमें मज़ीद कितनी मुश्किलात बढ़ा दी हैं उस पर भी बात करेंगे। और जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनसे पहले आपका तारुफ करा देती हूँ, फिर प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, जो कि फॉर्मर सेनेटर भी हैं, फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड PR डिपार्टमेंट KPK। माइजा अमीर साहिबा हैं, फॉर्मर MNA PMLN सीनियर शख्स जावेद। हमारे साथ आजिज़ दामड़ा साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेनेटर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। माइजा साहिबा, आपसे शुरू कर लेती हूँ। ये नवाज शरीफ साहब ने वापसी का ऐलान तो कर दिया, वापसी की तारीख का ऐलान कर दिया, लेकिन उसके साथ एक मेडिकल रिपोर्ट जो है वो जमा करा दी गई है, और उस मेडिकल रिपोर्ट में जो बातें की गई हैं वो थोड़ी सी हमारे लिए अलार्मिंग है, क्योंकि इतनी चीज़ें और थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन भी। रिपोर्ट में कहा गया है कि माजी की बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी के सबब नवाज शरीफ साहब का मुकम्मल चेकअप है, उनका इलाज किया, एंजाइना का उनको अलामात थी उनकी, कोरोना की वजह से उनको पाकिस्तान जाने से रोक दिया, लेकिन वो यूरोप भी गए, वो सऊदी अरब भी गए, वो दुबई भी गए। उसके बाद उनका कि मर्ज़ की अलामत बढ़ गई तो हमने नवाज शरीफ साहब की एंजियोप्लास्टी करने का दोबारा फैसला किया। नवाज शरीफ साहब की एंजियोप्लास्टी नवंबर 2022 में की गई, और इस दफ़ा नवाज शरीफ को स्टंट भी डाले। अब ये जो उनकी पूरी जो मेडिकल रिपोर्ट है, अल्लाह ना करे अगर ये चीज़ें कंटिन्यू होती हैं, क्योंकि हमने तो कोई काफ़ी बदतमीज़ी भी देखी नवाज शरीफ साहब की और उसके बाद उनकी ट्रैवलिंग भी देखी, तो अब क्या ये हतमी है कि वो वापस आ जाएंगे, या अल्लाह ना करे डॉक्टर की एडवाइस से मशरूत है उनकी वापसी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब हम कितनी दफ़ा कहेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब फॉर श्योर 100%
21 को इंशाल्लाह पाकिस्तान आ रहे हैं। अब बार बार जो ये सवाल करते हैं मुझे, अब ये इस पर क्या, मैं एक ही इसका जवाब हो सकता है, और ये है कि PMLN हमारी पॉलिटिकल पार्टी, अवाम भी जो है अब उनका वेट कर रही है और उनको यकीन हो गया है कि वो इंशाल्लाह 21 को आएंगे। एज फार एज द मेडिकल रिपोर्ट, हाँ जी 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 जी, एज फार एज द मेडिकल रिपोर्ट इज कंसर्न, वो जमा कराना आई थिंक इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि उनकी हेल्थ का पता होना चाहिए। उनकी जो लीगल इश्यूज चल रहे हैं, देखिए हर किसी को, आवाम को भी पता होना चाहिए, और जो रेलेवेंट जगह हैं, जिस तरह कोर्ट है, जिस तरह दीगर उनके लीगल इश्यूज चल रहे हैं, उनको भी उनकी हेल्थ का इशू का पता होना चाहिए। इन केस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन ये इशू अराइज नहीं करना चाहिए कि आप एक मरीज को जो मतलब उनकी हेल्थ इश्यूज हैं, उनको आप जो है कोई उनके ऊपर जुल्म या जबर करें। वो पहले 2 दफा जो है वो आए, एक दफा वो जेल में रहे, एक दफा अपनी बेटी को जो है वो भी देखा उन्होंने जेल जाते हुए, उसके बाद फिर एक्सेप्शनल केस थे, वो एक्सेप्शनल केस थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुजरिम को इलाज के लिए मुल्क से बाहर भेजो। मदर भी उनकी जो है वो वफात पा गई। बहुत चीजें हुई इन 4 सालों में जो स्ट्रेस इंड्यूसिंग होती हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो माजरत के साथ माइजा, जो ये बार बार सवाल किया जा रहा है कि वाकई आ रहे हैं, उसकी वजह यह है कि 4 हफ्ते के लिए गए थे और 4 साल बाद आ रहे हैं। अपने भाई की हुकूमत के दौरान भी नहीं आए, अदालतें बुलाती रही, नहीं आए। तो इसलिए मैं ये सवाल दोबारा कर रही थी कि अल्लाह करे वो आ जाए, ज़ाहिर उनका मुल्क है और 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने आ रहे हैं। बैरिस्टर सैफ साहब, अब आप मुझे जो याद है वो पिछली प्रोग्राम में या उससे पहले भी आप कई जगह ये कहते हुए पाए जाते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिस यकीन के साथ, और अभी भी माइजा ने जिस यकीन के साथ ये याद दहानी कराई है कि अब ये सवाल बंद हो जाना चाहिए, तो आपका भी ये क्लेम आप वापस लेने को तैयार हैं कि नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे? नादिया, पश्तो की एक बड़ी मशहूर कहावत है, कहते हैं कि जिस चीज के आने में एक रात का वक्फा हो तो उसके बारे में कोई हतमी बात नहीं करनी चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब के वापस आने के ऐलान में अभी 21 तारीख बहुत दूर है, अभी काफी दिन है और कई रातें बाकी हैं। तो मैं आज भी ये कह सकता हूं कि हमें कोई हतमी दावा उनके हवाले से नहीं करना चाहिए, क्योंकि माजी में भी उनके बयानात, उनका मौक़िफ़, उनका नैरेटिव तब्दील होता रहा है हालात के साथ साथ। तो कोई पता नहीं है कि कल जो है माइजा हमीद साहिबा आपके प्रोग्राम में बैठ के वो जवाज और दलाइल दे रही हों जो उनके ना आने का सबब बन जाए। इसलिए मैं ये समझता हूं कि अभी हमें इंतजार करना चाहिए। आज उनके भाई साहब ने यकीनन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मेरे ख्याल में उसमें एक ही काम का नुक्ता था कि उन्हें ये पता नहीं था कि इमरान रियाज जो है वो उनके दौरे हुकूमत में लापता हुए। मेरे ख्याल में इसी से ही उनकी बात की क्रेडिबिलिटी और जो क्रेडेंशियल्स हैं उनका पता चलता है कि वो कितनी सॉलिड बात करते हैं। तो जहां तक ताल्लुक है मियां साहब का, मेरे ख्याल में मियां साहब इलाज के लिए गए थे। उनको पाकिस्तान में वजीर आजम बनने का हक अब तब हासिल होगा, आइंदा अवाम उनको तब वजीर आजम चुनेगी जब वो अपना इलाज भी पाकिस्तान में कराने पे तैयार होंगे। तो वो वजीर आजम बनने के लिए 4थी मरतबा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इलाज के लिए वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। मैं आज भी कह सकता हूं कि हो सकता है कि वो अपने आने का ऐलान चेंज कर दें, क्योंकि अभी तक उनका ये ख्याल है कि PTI को मुकम्मल तौर पर काबू नहीं किया गया, मुकम्मल तौर पर हमें लगाम नहीं डाली गई, और आज भी इमरान खान का खतरा मौजूद है। तो इस खतरे की वजह से हो सकता है कि वो रिकंसिडर करें अपने प्रोग्राम को। बैरिस्टर साहब, एक तो बात ये कि पहले आप कहते थे नहीं आएंगे, अब आप कहते हैं हो सकता है नहीं आएंगे, तो यहीं पे आप में भी थोड़ी सी जो है ना वो एक चेंज आ गया, एक तब्दीली आ गई। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जो PTI की आप बात कर रहे हैं, तो PTI में अब रहा क्या है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। बट एनीवेज इस पर ज़रा बात करेंगे। जो कानूनी मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी पे, उस पर भी मैं ज़रा आपकी जो है वो एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाऊँगी। लेकिन आजिज़ दामना साहब, आज जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तारीफ़ें भी की, उनसे मिलने का इंदिया भी दिया, और हम ये देख रहे हैं कि PMLN की लीडरशिप की तरफ से किसी किस्म का पीपल्स पार्टी को बैश नहीं किया जाता। लेकिन
जब से हुकूमत का खात्मा हुआ है पीपल्स पार्टी मुस्तकिल जो है वो क्रिटिसाइज कर रही है, तनकीद कर रही है PMLN को और तनकीद का निशाना बना रही है। आपको नाराज़गी क्या है, और अगर मिलने की ख्वाहिश करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से तो मुलाकात होगी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी का क्लेम क्या है या पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है। पीपल्स पार्टी तो डे फर्स्ट से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा कर रही थी कि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाए। इलेक्शन कमीशन को ये मालूम है कि जी हमें डिलिमिटेशन के लिए कितने महीने कितना टाइम दरकार है, बावजूद इस बात के कि हम कह रहे हैं कि हम आप शेड्यूल का ऐलान कर दें। पीपल्स पार्टी ये कह रही थी। पीपल्स पार्टी को गिला ये है कि तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज जो PDM का हिस्सा थी, हम PDM का हिस्सा तो बाज़ाब्ता तौर पर नहीं है, हम हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा जरूर रहे थे, मगर इलेक्शन का मुतालबा तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को करना चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेट के जो हमारे हुकूमती इत्तेहादी थे वो कोई कह रहे हैं कि जी जनवरी में सर्दियां हो जाती हैं, तो ये कौम जो है वो सर्दियों में भी इलेक्शन कर चुकी है, गर्मियों में भी कर चुकी है। और पीपल्स पार्टी के ऊपर तो जब खुदकश हमले होते थे 2013 में, सख्त किस्म की एक मुसल्लत थी जंग हमारे ऊपर, हमने उस टाइम भी कहा था कि जी इलेक्शन होने चाहिए, नतायज जो भी निकले, जो पार्टी भी अक्सरियत में आए। तो अगर शहबाज शरीफ साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तारीफ करते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और जाहिर है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पे बैठना चाहिए और इलेक्शन शेड्यूल के मुतालबे में सबको आवाज से आवाज मिलानी चाहिए। जहां तक आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून पे हम तनकीद कर रहे हैं, तो इशू सिर्फ इलेक्शन था। इलेक्शन में आप देखें कि निगरान जो सेटअप ऊपर बने हैं उसमें आप जरा नजर जब डालेंगी तो इशू सिर्फ इलेक्शन नहीं था ना, यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो यहाँ कहते हुए भी नहीं चूके कि एक जमात, यानी जाहिर है वो ये कि जब हुकूमत में होती है तो गला पकड़ती हैं और जब हुकूमत से बाहर होते हैं तो पैर पकड़ते हैं, और बहुत सारी बातें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की है। तो हमें वजूहात समझ में नहीं आई, जो वजूहात हमें पता है वो हम यहाँ पर बता नहीं सकते। नवाज शरीफ साहब की वापसी का आपको भी उतना ही यकीन है जितना PMLN को यकीन है? 21 जी मुझे यकीन है इसलिए, और बल्कि हम शुरू से ये मुतालबा करते हुए आए थे कि मियां नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान मुल्क है, उनको पाकिस्तान में आना चाहिए, पहले आना चाहिए था, मगर क्योंकि उनकी पार्टी का मौक़िफ़ है कि उनकी हेल्थ की वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ सके थे, तो पीपल्स पार्टी इस बात की बिल्कुल हामी है कि मियां साहब को पाकिस्तान आना चाहिए और इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए और चौथी दफा वजीर आजम भी बनना चाहिए। देखिए वो तो पाकिस्तान के अवाम पे डिपेंड करता है, मैंडेट पे डिपेंड करता है कि अगर 2018 और 13 वाली इलेक्शन नहीं हुई, किसने मैंने अर्ज किया कि अगर 2018 और 13 वाली इलेक्शन ना हुई, इंडिपेंडेंट इलेक्शन हुई और मैंडेट जिसको भी मिला, अच्छा 2000 माजरत आजिज आमला साहब 2013 वाली ना हो, 2018 वाली ना हो, इंडिपेंडेंट हो, पाकिस्तान की तारीख का कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन कोर्ट करे? देखें उम्मीद रखनी चाहिए, और ये दौर जो है वो माजी के दौरों से और ज्यादा शऊर। आपने से 2013 2018 वाली बात की, 2008 वाली आप स्किप कर गए क्योंकि उसमें आप आए थे, तो वो कैसे इंडिपेंडेंट थी? देखें उसकी सूरत हाल ये थी कि शहीद बीबी की शहादत के बाद आपने ये देखा था कि कौम में कितना गम और गुस्सा था, उसमें लोग निकले बाहर और पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया, और उसी एतमाद के डर से 2013 में हमें इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी, और उसके बावजूद भी हमने इलेक्शन के भागे नहीं, इलेक्शन के मुतालबात किए और इलेक्शन में शरीक रहे और इलेक्शन कैंपेन चलाई हमने। कहने का मकसद यह है कि जब आप हिस्ट्री पे जाएंगी तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कल भी वही नजर आएगा आपको और आज भी वही नजर आ रहा है। अच्छा चले ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिएगा, ब्रेक से मैं वापस आती हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने और एक और बात की है और बड़ी मासूमाना अंदाज में उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि जी हम तो डीलों पे यकीन ही नहीं रखते, लेकिन जो हकाइक हैं वो उसके कतई बरक्स हैं। शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था वो भी आपको सुनाऊंगी, और उसके बाद उन्हीं के पार्टी लीडर्स ने मजीद क्या कहा था वो भी आपको सुनाऊंगी, और उसके बाद अपनी यादाश्त का इम्तिहान लेते हुए कुछ माजी की हकाइक भी आपके सामने रखूंगी। याद माजी अजाब है यार। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। अच्छा, जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी जो आज शहबाज शरीफ साहब ने बड़े मासूमाना अंदाज में की है, और एक शॉर्ट सा क्लिप है साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का, डील के हवाले से वो कुछ बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे उनकी ज़बानी सुन लेते हैं। जो डीलों की बातें हमारे वाले से, उसकी बेबुनियाद बातें जो होती रही हैं वो सब आपके सामने हैं, और अगर डीलें होती तो फिर
नवाज शरीफ को ढील मिलती, मुशर्रफ दौर में उसको जिलावतनी काटनी ना पड़ती, जेलें काटनी ना पड़ती। अच्छा, अगर डील होती तो नवाज शरीफ साहब को ढील मिलती और मुशर्रफ दौर में जिला वतनी और जेलें ना काटनी पड़ती। मुशर्रफ दौर की मैं ज़रा बाद में बात करूंगी, बल्कि मैं बैरिस्टर सैफ हमारे साथ मौजूद हैं, वो अपने आंखों देखा हाल भी कुछ बता देंगे और वो भी माजी से कुछ ना कुछ खंगालेंगे। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी बात, नवाज शरीफ साहब बीमार थे, जेल में थे, बीमार ज़रूर थे, जेल में थे, और पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी शायद नहीं हुआ कि किसी बीमार मुजरिम को जेल से निकाल के मुल्क से बाहर भेज दिया हो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, वो 4 हफ्ते के लिए गया हो और 4 साल बाद उसने कहा हो कि मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा। और उस पर भी अगर कोई ये सोचता है कि ये हमारी जो है वो एग्जेजरेट हम कर रहे हैं, वो वाकई ठीक है उनके साथ हुआ, तो मैं कुछ नहीं कहती। ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे थे वो सुन लेते हैं। नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा और कोई और उनके अलावा भेज भी नहीं सकता था, यहाँ तक कि जो इमरान खान साहब की पीटीआई के चेयरमैन की हुकूमत थी वो भी नहीं भेज सकते थे, लेकिन डील कोई नहीं हुई थी। ठीक है, अच्छा, अब बैरिस्टर सैफ साहब ये जरा मुझे बताएगा कि मुशर्रफ साहब की आज इन्होंने बात की है, क्योंकि बात कर ली है तो हमें बात करनी पड़ रही है कि मुशर्रफ साहब के दौर में जिला वतनी और जेलें ना काटनी पड़ती। कितना वक्त ये जेल में रहे थे और उसके बाद कितने अरसे बाद इन्होंने एक और जो है वो एग्रीमेंट साइन करके 10 साल मुल्क में ना आने का एक एग्रीमेंट साइन करके मुल्क से बाहर चले गए थे, कुछ याद है आपको? जी नादिया, मुझे बिल्कुल याद है। मैं 2 चीज़ों को आज पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से उस पर कमेंट करना चाहूँगा। एक तो ये डील वाली बात, देखें वो तो मुशर्रफ साहब के दौर में बिल्कुल इन्होंने सऊदी हुकूमत के इंटरवेंशन पर हुकूमत के साथ मुशर्रफ साहब को कमिट करके लिख के दिया था कि मैं 10 साल तक सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा और मैं मुल्क से बाहर रहूँगा, और उसके बाद ये चले गए। और इसका मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस इस तरह से है कि मैं खुद उस वक्त नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल था और मियाँ साहब अटक जेल में कैद थे, और वहीं पर इनका वो हेलीकॉप्टर केस में ट्रायल भी हो रहा था और मैं उसमें जाया करता था नैब की तरफ से। और मेरी एक और बात भी जो मैं शहबाज शरीफ साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि जब हमें गिरफ्तार किया मुशर्रफ ने तो कई महीने हमें तन्हाई में रखा गया और हम आसमान भी नहीं देखते थे और हमें नहीं पता होता था। मैं इस बात को भी बहुत एहतराम के साथ डिनाई करूंगा, क्योंकि मैं खुद मियाँ साहब से अटक जेल में मुलाकातें कर चुका हूँ और मुख्तलिफ किस्म के उनके लिए फैसिलिटीज का और बाकी चीज़ों का मैं वहां पे करता था, जो वो कहते थे या उनको जिन चीजों की जरूरत होती थी तो मैं मैनेज करने की कोशिश करता था हुकूमत की तरफ से। तो ये दोनों बातें जो हैं ये बिल्कुल गलत हैं। न रह गई बात डील्स की, तो डील पे तो मेरे ख्याल में तो मियाँ साहब की तो सारी तारीख ही डील्स की है। ये जिस तरह मुशर्रफ साहब के दौर में चले गए, सऊदी अरब में रहे, उसके बाद और सजा होने के बावजूद, जब उनको हेलीकॉप्टर केस में सजा हो गई थी उसके बावजूद वो वहां गए, हाईजैकिंग केस में भी सजा हुई थी, उसके बाद ये गए। अच्छा, उसके बाद ये अभी 2019 में 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे 4 हफ्ते के लिए कह के चले गए और इनकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने जाने दिया, तो ये भी डील ही थी। अब वापस आ रहे हैं। तो आप बताएं ना, हुकूमत तो आपकी थी। 22 में ना बैरिस्टर सैफ साहब, माजरत के साथ सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट के कांधों पे ना रखे, हुकूमत आपकी थी, कुछ जिम्मेदारी आप ले लें। आप हमें बताएं, आप पे फर्ज है। वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा, आप भी कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा। मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ वो खुद मानते हैं कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील हुई और उनको भेजा गया, लेकिन हमने भेजा है। मैं तो इस बात से इनकार नहीं करता नादिया, मैं इनकार नहीं कर रहा। मैं यही कह रहा हूँ हमारे दौर में बिल्कुल हाई कोर्ट ने कहा था इनको जाने दें और हमारी हुकूमत ने इन पर एतमाद करके और इनके साथ 50 रुपए का जो स्टाम्प पेपर था, हाई कोर्ट ने मामला सुन लेना, वही बात करो ना, हुकूमत का मतलब कैबिनेट ही होता है। जी जी बिल्कुल। ओहो, तो मैं कब कह रहा हूँ कि कैबिनेट ने नहीं किया था? मैं यही तो कह रहा हूँ ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, हुकूमत नहीं भेजा था ना, लेकिन 4 हफ्ते के लिए भेजा था, 4 साल के लिए नहीं भेजा था। इनकी कमिटमेंट थी, वो इन्होंने कमिटमेंट इन्होंने वायलेट की, हुकूमत ने नहीं की। तो उसके बाद अब जो आए हैं, और ये जो 2022 में इनके भाई साहब 17 महीने की हुकूमत करके वजीर आजम बन के और रहे हैं, तो क्या ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी? ये वैसे ही खामखा में वजीर आजम बन गए, वो अदम एतमाद की तहरीक और सब कुछ, यकीनन ये भी एक डील थी। और उसके बाद अब जो आ रहे हैं, आज डील की तो मैं आपसे इतनी सी बात बता दूं कि आज आप पीटीवी का खबरनामा देख लें और पीटीवी को देखें और उनकी जो शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव कवरेज पीटीवी दिखा रहा है, तो क्या ये डील नहीं है? मैं तो वही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाली बात करूंगा। उन्होंने जो बिलावल साहब ने जो बात की कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, वाकई नहीं मिल रहा, पीएमएलएन को ही सारी सपोर्ट मिल रही है, और वरना सरकारी टीवी क्यों इनको कवरेज दे? इनके जलसों को कवरेज दिया जाता है। आजिज दामड़ा साहब, जरा आप मुझे बताएगा कि क्या वाकई आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही?
देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरफ इशारा किया था उसमें कोई शक नहीं है। मैंने तो अभी जो गुफ्तगू की आपसे पहले, मैं ये कह रहा था कि जब आप निगरान काबीना पे नजर डालेंगे तो आपको जाहिर है एक पार्टी की तरफ झुकाव नजर आएगा। इस लिहाज से चेयरमैन साहब के अपने खदशात थे कि हम सब पॉलिटिकल पार्टीज अगर आपको निगरान हुकूमत लेनी है इंडिपेंडेंट, तो कहीं ना कहीं वो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं जो किसी पार्टी से मुंसलिक थे। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, ये तबसरे में भी आम है और डिस्कशन में भी चल रही थी। इस हवाले से चेयरमैन साहब ने ये बात की। मगर फिर भी हमारा मुतालबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है कि अगर आप इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना चाहते हैं, क्योंकि निगरान का तो काम है फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन कराए उसमें इंतजामी तौर पर उनको सपोर्ट करे और मुल्क में इंतखाबात हो जाए। तो लिहाजा हमारी 2 सीसी हुई हैं इस हवाले से, एक कराची में एक लाहौर में। जो लाहौर में जो डिसीजन किए गए हैं पीपुल्स पार्टी उस पर कारबंद है और हम देख रहे हैं और अपने मुतालबे को और ज्यादा तेज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये जो डीलों की बातें हो रही हैं तो मुझे याद है, बल्कि आई विश कि मैं वो शॉट चला सकती है आसिफ अली जरदारी साहब का, जिसमें उनसे जो वो किसी ने, अच्छा मैं वापस आती हूँ, जरा माइजा साहिबा से बात कर लेती हूँ। माइजा साहिबा, खुद आपके जो लीडर है ख्वाजा आसिफ साहब पार्टी के रहनुमा, वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको भेजा था, इस हुकूमत ने नहीं भेजा था, अदालतों ने भी वो तो क्लेम करते हैं नहीं भेजा था। उसके बाद मुशर्रफ सारा वाकया जो पूरा बैरिस्टर साहब ने सुना दिया, लेकिन डील नहीं होती। ये क्या, ये खुला तजाद नहीं है? देखिए, बैरिस्टर साहब के 2-3 उन्होंने बातें की, उसका मैं जवाब देना चाह रही हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी काफी दिन हैं, 15 दिन हैं रह गए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये पीटीआई की और बहुत से लोगों की ख्वाहिश हो सकती है कि मियां नवाज शरीफ साहब ना आए, क्योंकि उनकी बहुत सपोर्ट है और बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो इकट्ठे होंगे और उनकी सपोर्ट में आएंगे उनको वेलकम करने। तो इससे ये ज्यादा खौफजदा है, क्योंकि ये क्लेम करते हैं कि इनके पास पॉपुलर वोट है, जो पॉपुलर वोट दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, जाने के बाद दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, जब खौफ और ख्वाहिश हो ना तो बंदा समझना शुरू हो जाता है कि यकीनन वो नहीं आएंगे। देखिए, ये तो आप अपनी ख्वाहिश, मैंने तो मान लिया। एक सेकंड माइजा साहबा, मैंने मान लिया आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डीलों की बात करते हैं। मैं बैरिस्टर साहब के जो खौफ है उनके लिए बता रही हूँ कि उनको खौफ है इस चीज का। दूसरी बात ये है, देखें जो डील की आप बात करती है ना, देखें बात यह है कि एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को पहले जो है मुशर्रफ साहब ने इंतकामी सियासत के नज़र किया, और ये जो जेल की बात करते हैं उनके बच्चों को, उनको जो है ऐसी ऐसी जगहों पे टॉर्चर किया गया, ऐसी ऐसी जगहों पे रखा गया, मतलब वो बातें तो अब बताने वाली नहीं है जितना उनको किसके बच्चों सर्दी में रखा गया। मियां नवाज शरीफ के बच्चों को मुशर्रफ साहब ने रखा था जेल में। देखिए, मुझे मुशर्रफ साहब नहीं रखा होना ना, जो इतनी उन्होंने जो इंतकाम लिया था। अब मुशर्रफ साहब कहाँ है और उनका जो जनाजा हुआ था। एक सेकंड बैरिस्टर साहब, ये मुशर्रफ साहब ने इनके बच्चों को भी जेल में रखा हुआ था, हसन हुसैन नवाज को, मरियम नवाज को। बैरिस्टर साहब का नहीं, बैरिस्टर साहब कैसे कंफर्म? मैं आपको ये कह सकती हूँ, उनके बच्चे भी जेल में थे, बीवी सड़कों पे थी। आप उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं किसी चीज में? नहीं, लेकिन डील हुई थी। डील जो लोग करते हैं ना, उनकी पार्टियां तितर बितर हो जाती हैं। जो लीडर अरे तो फिर वो एक सेकंड जेल से निकल के सऊदी अरब कैसे चले गए थे? नादिया, मैंने बड़ा तवील बात, जो लोग जो है मुंतखब होते हैं पॉपुलर वोट से, वो जेलें भी काटते हैं, अपनी औलाद भी उनकी जेलें काटती है, उनके भाई नैब कोर्टों में भी जाते हैं, उनकी टॉप टियर लीडरशिप जेलों में भी जाती है फेक केसेस में। इमरान खान साहब उस वक्त हुक्मरान थे। तो आप अब ये कह रहे हैं कि फोर्स्ड डिसअपीयरेंस बहुत बड़ा इशू है। फोर्स्ड डिसअपीयरेंस जब हमारी हुई, माइजा 2-3 बातों को मिक्स ना करें माजरत के साथ। इमरान खान साहब ने जो है, आपको नहीं लगता कि वो भी यही कहे, उनसे पूछे तो कहेगी मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ये कोई बात है करने वाली? माइजा साहिबा, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बात नहीं करने वाली, लेकिन मेरी जो करने वाली बात है वो तो सुन लें। मैं ये कह रही हूँ कि क्या मुशर्रफ साहब के जमाने में यकीनन जुल्म हुआ होगा इनकी फैमिली पर, लेकिन जेल से बिला आखिर एक एग्रीमेंट करके सऊदी अरब चले गए थे ना 10 साल के लिए। मुल्क से निकाल दिया गया था। आप कह रही एग्रीमेंट करके गए थे, एग्रीमेंट साइन किया था सऊदी अरब। अरे माइजा साहिबा, सऊदी अरब को बीच में पड़ा था ना। क्या चॉइस है?
अब आप दूसरी निकालने के लिए एग्रीमेंट की क्या जरूरत थी? हेल्थ इश्यूज इतने थे, वो क्रिटिकल थे, उनको डॉक्टर्स ने यहाँ वेरीफाई कर दिया, अदालत ने भी कहा, बार बार पूछा कि उनकी सेहत सही नहीं है, तो वो वहां गए। उसके बाद जो है उनके जो मेडिकल टेस्ट आते रहे, जो इश्यूज आते रहे, वो आपके सामने हैं। 4 साल के अरसे में जो उनको बीमारियां थी, उनका इलाज होता रहा, तो वो वहां पे रहे। अब जो है वो वापस आ रहे हैं। उनके भाई वजीर आजम थे, वो उस वक्त नहीं आए। उस वक्त आते तो आप कहते कि जी वो तो जो है मुफादात के लिए आ रहे हैं, वो उस वक्त भी नहीं आए। वो इस वक्त एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, मुफादात के लिए आ रहे हैं। भाई उनके भाई की हुकूमत थी, वो आते अदालतों का सामना करते। अभी वो मुफादात के लिए नहीं आ रहे, वो चौथी दफा वजीर आजम बनने के लिए आ रहे हैं। वो उस समय आते तो अदालतों का सामना करते, वो अभी भी आते तो अदालतों का सामना करते। नहीं, अदालतों का सामना करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? अदालतों का सामना न्याय कोर्ट का करते नहीं रहे। बैरिस्टर साहब को याद नहीं है कि 300 पेशियां जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद रोज आते थे अपनी बेटी के साथ। कौन आता था? चलिए मुझे ब्रेक लेने दें। अदालतों की और बात हो ही गई है, तो कानूनी पेचीदगियां कौन कौन सी होंगी जिनका सामना करना पड़ेगा नवाज शरीफ साहब को वापस आने के बाद, सैफ साहब से जानेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर सैफ साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी सुन रहा हूँ। अच्छा, एक तो मुझे पहले ये ज़रा जो जानना है वो ये कि जो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो किन कानूनी मुश्किलात का, पेचीदगियों का उनको सामना करना पड़ेगा, क्या अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ेगा? लेकिन उससे पहले मुझे अपनी क्लैरिटी चाहिए। मुशर्रफ साहब के ज़माने में जब नवाज शरीफ साहब और वो हिरासत में थे तो उनके बच्चों को भी जेल में रखा गया था, हसन, हुसैन और मरीम नवाज को? नहीं जी, बिल्कुल माइजा साहिबा की जो बात है बड़ी मासूम है। उन्होंने मासूमाना अंदाज में ये बात की, उन्हें शायद इल्म नहीं है। सैफ भाई, हसन हुसैन को जेल में रखा था, उनको टॉर्चर भी किया था। मैं मरीम नवाज साहिबा की बात नहीं, टॉर्चर किया था जेल में डाल के। माइजा मेरी बात सुने ना, वो शुरू में जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त हो सकता है कि वो अरेस्ट के दौरान कुछ हुआ होगा, लेकिन अदरवाइज लॉन्ग टर्म डिटेंशन कोई नहीं थी। देखिए, मैं PMLN से हूँ, मुझे पता है कि उनके बच्चों को जेलों में रखा था, उनको टॉर्चर किया था और काफी दिन किया था, एक दिन नहीं किया था। सिर्फ मरियम नवाज घर पे थी अपने बच्चों के साथ और अपनी माँ के साथ, वो भी बाद में सड़कों पे आई। आज सोशल मीडिया नहीं है, और आज मीडिया नहीं है जो दिखाता कि वो सड़कों पे किस तरह रुलती रही है। देखें, कुलसूम नवाज साहिबा, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम दे। वो जब हयात थी तो उस वक्त मुशर्रफ साहब के दिनों में आपको पता है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रही थी, पार्टी को संभाला हुआ था, उन्होंने वही काम कर रही थी सब कुछ। तो पाबंदियां एज सच के कोई फैमिली को सारे को इनकॉर्पोरेट किया गया था। हाँ, मियाँ साहब जेल में थे, शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो, और उन पर इल्जामात थे, जाहिर है वो उन इल्जामात के नतीजे में जेल में थे। और ज्यादातर वो इल्जामात जो हैं वो पिछली हुकूमत ने बनाए थे, जब पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जब वो करप्शन के कुछ केसेस थे, उनमें ज्यादातर वो एंगेज। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं ये नहीं कह रही किसने केस बनाए थे, क्यों केस बनाए थे। मैं ये कह रही हूँ कि सबसे ज्यादा जो इंतकामी और जो है टॉर्चर बर्दाश्त किया है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने किया है। बेनजीर साहिबा तो शहीद हुई ना, और भुट्टो साहब का भी हुआ था। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये पॉपुलर वोट से जो आती हैं उनके साथ बहुत बुरी की जाती है, और ये हिस्ट्री का एक फैक्ट है, और इसको हमने देखा है। मैं बिल्कुल इस बात से, आपकी इस बात से तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। उसकी वजह ये, और नादिया मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, जो माइजा साहिबा ने बात की, बिल्कुल इस वक्त जो PTI के साथ हो रहा है, जिस तरह का हमारे साथ मतलब हमारे खिलाफ कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे बंदे अंदर हैं, हमें टॉर्चर किया जा रहा है, वो यकीनन हमें भी पॉलिटिकल फायदा इसीलिए मिलेगा, और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि अवाम हमें सपोर्ट भी करेगी आइंदा इलेक्शन में। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, जो आपने शुरू में अभी मियां साहब, आप एग्री करते हैं इस बात की कि मियां नवाज शरीफ साहब को इंतकामी सियासत का और शदीद इंतकामी सियासत का निशाना बनाया गया जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे? लेकिन मेरी बात मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर इंतकामी सियासत होती माइजा तो मियां साहब को बाहर जाने की इजाजत ना मिलती। देखें, इमरान खान साहब के फैसल सुल्तान जो डॉक्टर थे वही थे जिन्होंने जाकर मियां साहब का चेकअप किया और उसके बाद ये रिकमेंड किया कि इनको बाहर जाने दिया जाए।
हमारी शीरीन मजारी साहिबा तो काबीना के इजलास में रो पड़ी, इमरान खान साहब की रो पड़ी थी। लेकिन ये तो बहुत बड़ा एहसान हुआ फिर के मरियम नवाज साहब को बीमारी में मुल्क से बाहर भेज दिया। उनका क्या ताल्लुक था सियासत? देखें, जहाँ तक डेथ सेल का ताल्लुक है, अब आप उसको जहाँ तक डेथ सेल का ताल्लुक है, वो अदालत के हुक्म पे जेल में रखा जाता है। वो हुकूमत के कहने पे नहीं रखा जाता, अदालत के कहने पे वो फैसिलिटीज दी जाती हैं। चले इससे आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं। माइजा साहबा ठीक है, शदीद किस्म का इंतकाम लिया गया, ये एक फैक्ट है। और अब वफाकात अमल है जो आपकी पार्टी के साथ हो रहा है, और आपकी पार्टी का तो मुझे ये समझ नहीं आती, माजरत के साथ आपके तो लोग आपके साथ नहीं खड़े हुए, हमारे लोग तो PMLN के साथ खड़े हुए थे। एक बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। PMLN की पूरी लीडरशिप जो है वो इंटैक्ट रही थी, बैरिस्टर साहब ये मानने की है। और इस बात को तो पीपल्स पार्टी दावा साहब इसको नहीं, मेरी बात सुने नादिया, जो कुछ PTI के साथ इस दौरे हुकूमत में हो रहा है या पिछले 1.5 साल से हो रहा है, PMLN के साथ ऐसा नहीं हुआ। किसी बंदे को भी जो है वो गिरफ्तार करके गायब नहीं किया गया, ना उनको जो है बाद में डिटेंशन से निकाल कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया। मेरी बात तो सुने माइजा, मुझे बात करने देना, मुझे बात करने देना, 1 मिनट मुझे बात करने देना। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ताल्लुक है मुस्लिम लीग का, अदालती के तहत गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो है वो अदालती अहकाम के तहत ये जेल में रहे और अदालत ही के कहने पर ये बाहर चले गए। तो इसलिए PTI के साथ जो हो रहा है उसका मुआवजा मुस्लिम लीग नून के मामलात के साथ नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह कि हमारे लीडर हमें कोई छोड़ के नहीं गए। और हाँ, जहाँ तक ताल्लुक है उसका, अल्लाह पे छोड़ता हूँ, और ये सामने जहाँ तक ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून का, मुस्लिम लीग के साथ वो नहीं करना चाहिए था लीडर। अच्छा माइजा साहबा की बात तो सुन ले, दोनों साथ बोलेंगे तो समझ कुछ नहीं आएगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं मुझे मौका देना। अल्लाह पे तो उन्होंने अभी भी छोड़ा, जिनके पे एहतिसाब की बात करे थे, बहुत अच्छी बात है, तवक्कुल करते हैं वो अल्लाह पे। बैरिस्टर साहब बात कंप्लीट हो गई है, मुझे दामरा साहब की तरफ भी जाना है, वो भी मेरे प्रोग्राम के मेहमान है। मैंने सिर्फ आखिरी कोई कर ले, मैंने सिर्फ आखिरी बात करनी है कि मुशर्रफ साहब के दौर में PMLN के लोग जोक दर जोक जाकर मुस्लिम लीग काफ में शामिल हुए थे। डिफेक्शन इन्होंने की है, ये ना कहें। ये पिछले साल जो हमारी हुकूमत थी उसमें इनके साथ क्या हुआ है, उसमें तो इनको कानून के मुताबिक डील किया गया, तो क्यों छोड़ के जाते। चलें, मैं ठीक है आजिज दामरा साहब जरा आप फैसला कर लीजिएगा। लेकिन माइजा अमी साहबा ने एक और बात की है, उन्होंने कहा कि जितना टॉर्चर PMLN ने बर्दाश्त किया है, नवाज शरीफ साहब ने बर्दाश्त किया है, उनके बच्चों ने बर्दाश्त किया है, बेनज़ीर साहिबा की तो शहादत हुई थी ना खाली, लेकिन यहाँ तो मुस्तकिल टॉर्चर अपनी औलाद का बर्दाश्त किया है। तो कोई कंपैरिजन है? और फिर आज जो कुछ हो रहा है उसका कोई कंपैरिजन है, या आप भी इसको मकाफात अमल करके आगे बड़ो वाली सियासत करते हैं? देखिए, जहाँ तक कंपैरिजन की बात हो रही है यहाँ पे, मेरे ख्याल में कि जो इंतकाम की एक सियासत की जो लहर थी, उसमें अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे तो ना उससे PMLN अपने आप को बचा सकती है ना कोई। जहां तक बीबी की शहादत का मामला है तो देखें, पीपल्स पार्टी के पास भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, और भुट्टो साहब की जो फांसी के बाद सिंध से लेके पंजाब तक लोगों ने खुद सोचकियां की अकीदत के इजहार के तौर पर, और फांसियां खाई। हैंग हुए हमारे कारकुन, 77,000 से ज्यादा कोड़े हैं पीपल्स पार्टी के कारकुनों की पीठ पे। MRD की वो शानदार जिदोजहद है पीपल्स पार्टी की, जो आज भी तारीख में सुनहरी अल्फाज में मौजूद है। तो सिर्फ बीबी की शहादत नहीं हुई है, भुट्टो साहब की शहादत हुई है, उनके भाइयों की शहादत हुई है, उनकी मां ने लाठियां खाई हैं। ये सारी एक हिस्ट्री है। बावजूद इस बात के कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर ये सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बाद भी खड़ी रहे नजरे के साथ, वो पार्टियां जिंदा रहती हैं। लेकिन एक सेकंड, अब दामरा साहब मेरी सिर्फ एक बात का जवाब दें, फिर मैं आपको भरपूर टाइम दूंगी। माजरत, आपको वो टाइम नहीं मिल सका। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आप लोगों के साथ हुई है, यानी आप लोग इन चीजों के डसे हुए हैं, लेकिन आज फिर भी आप दूसरों के साथ खड़े नहीं होते। जो कुछ आपके साथ हुआ वो अगर आप दूसरों के साथ होता देख रहे हैं, लेकिन आपकी ज़बान बंद है। आपको याद है कि जब मरियम बीबी की गिरफ्तारी हुई थी, मरियम बीबी से आगे बढ़ जाए ना, वो तो आपके अलायंस थे, वो तो PDM में आपके साथ थे। सिंध में जो कुछ उनके साथ हुआ था, PDM का हिस्सा नहीं, आज भी कर ले मुसम्मत। किसने पीपल्स पार्टी में से किसने इमरान रियाज के लिए आवाज उठाई? पीपल्स पार्टी में किसने, जो लोग PTI के अपने घरों से उठे, अपने घरों को किस तरह चले गए, वापस आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, क्या कुछ नहीं हो रहा, कब आवाज उठाई पीपल्स पार्टी? नादिया, आप मिक्स कर रही हैं ना, सवाल को मिक्स कर रही हैं।
जब आपने कहा कि पीपुल्स पार्टी खुद विक्टिमाइजेशन का हिस्सा रही है तो दूसरों की हिमायत में क्यों खड़ी नहीं होती है? वाहिद पीपुल्स पार्टी होती है जो खड़ी होती है अपनी पार्टियों से ज्यादा। मैं तो वो मिसाल देना चाह रहा था कि जब मरियम बीबी की सिंध से गिरफ्तारी हुई थी तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का जो रद्द अमल था वो बहुत ही सख्त था, उनकी पार्टी से ज्यादा सख्त था। उसके बाद पीएमएलएन के जो राना सनाउल्लाह थे उनके साथ जो हुई हम खड़े रहे। एक सेकंड, पीटीआई की बात कर रही है नादिया, जब तक आप पीटीआई की बात कर रही है तो पीटीआई के अंदर खुद कंफ्यूजिंग है ना। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम 9 मई से पहले पीटीआई से गुफ्तगू करने के हामी थे और उस पर हमारे ऊपर तनकीद हो रही थी जबरदस्त किस्म की, मगर हमने कहा कि पॉलिटिकल फोर्सेस को एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। 9 मई के बाद पीटीआई खुद जो है वो कंफ्यूज है, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अच्छा। आज भी पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये मौक़िफ़ है कि वो तमाम लोग जो इस अमल में मुलविस नहीं है, अगर तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनको इजाजत होनी चाहिए कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें, पॉलिटिकल एक्टिविटीज का हिस्सा रहें, मगर 9 मई के बाद वो खुद अंदर से कंफ्यूज है। जब एक पार्टी खुद कंफ्यूज है तो आप किस तरह ये नतीजा हासिल करेंगी? ये पॉलिटिकल पार्टी अपनी जगह, पॉलिटिकल पार्टी अपनी जगह, पीपल्स पार्टी ने इमरान रियाज के लिए कितनी दफा आवाज उठाई है? मेरे कितने ही ट्वीट हैं हमारे कारकुनों के। और दूसरी बात की कौन बात कर रहा है? आपकी लीडरशिप की बात कर रहे हैं? नहीं, आप ये क्लियर करेंगी कि 9 मई के बाद कौन इन्वॉल्व था, कौन आप मुझे कहते हैं, आप मुझे कहते, ओ भाई उनके जो व्लॉग थे उसमें जो उनकी गुफ्तगू थी उसको अगर आप कहें कि वो बिल्कुल ठीक थी तो मैं ये गलती तस्लीम करने के लिए आप उन पे केस कर देते, केस करना चाहिए। आपकी बात कर रहा हूं कि वो आपकी बिरादरी के थे ना, मीडिया बिरादरी से थे। मीडिया कितनी खड़ी हुई, मीडिया हाउसेस कितने खड़े हुए? लो, हम तो प्रोग्राम ही कर सकते हैं ना, मैं क्या करूंगी? मैं सियासी जमात तोड़ी हूं। ओ भाई मुझे ये बताएं कि वो अगर वो जो व्लॉग कर रहे थे उनकी गुफ्तगू, उनका मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक था, अगर मीडिया के साथी उनके साथ खड़े हैं तो मैं ये गलती मानने के लिए तैयार हूं कि मैं खड़ा नहीं हुआ या मैंने कोई ट्वीट नहीं किया। आप अपने आप को, आप सियासी जमात है? मैं पॉलिटिकल जमायत हूं, मगर मैं कह रहा हूं कि 9 मई और उसके बाद उनकी जितनी भी गुफ्तगू हुई है 9 मई के हवाले से वो एक अलग चैप्टर है। मैं तो कह रहा हूं कि वो खुद कंफ्यूज है अंदर से। अच्छा, एक चीज मुझे और बता दीजिए, मुझे ये बता दें कि मैं मानती हूँ कि पीटीआई के लोग जो है वो 9 मई में जो कुछ हुआ उसमें वो मुलव्विस थे, लेकिन ये कैसा जुर्म था कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं तो वो आंखों से आंसू पोंछते हुए घरों को चले जाते हैं और उनके सारे गुनाह धुल जाते हैं। और ये कैसा जुर्म था कि वो एक टेलीविजन को एक इंटरव्यू देते हैं, वो इंटरव्यू नष्ट होता है, उसके बाद वो जो अपने घर से रुपोश थे वो अपने घर को वापस पहुंच जाते हैं। ये बड़ा बुनियादी सवाल है आपका। मैं इस पे यही कमेंट करूंगा कि कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। अगर कोई 9 मई के वाकयात में मुलविस हो तो सिर्फ एक सिंपल प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनके गुनाह अगर माफ किए जा रहे हैं तो इस पे सवालात जरूर उठते हैं। अगर कोई गुनाहगार है तो वो गुनाह को सजा जरूर मिले, वो पार्टी छोड़ देता है या नहीं छोड़ देता है ये एक अलग मसला है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात है। आजिज दामरा साहब, एक और मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। अच्छा बैरिस्टर साहब साहब, क्योंकि जो उस्मान डार साहब है वो भी अपने घर को वापस चले गए और उनका इंटरव्यू हमने सबने देखा। अब मुझे थोड़ा सा, क्योंकि आप भी जाहिर सी बात है बड़े क्लोज रहे पार्टी के अंदर, ऑल्दो कि आपकी बहुत कोई लॉन्ग एफिलिएशन नहीं है, बट स्टिल जितना भी रहे बड़ा क्लोज इंटरेक्शन भी आपका हुआ है चेयरमैन तहरीक इंसाफ से। कितना उकसाने में वो था कि जी तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ, कुछ उनके अपने ही लोग कह रहे हैं ना, मतलब जो उनके करीबी साथी थे वो ये बात कर रहे हैं, किसकी बात पे एतबार किया जाए? देखें, चेयरमैन साहब के हवाले से जितने लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं या जो बयानात आ रहे हैं, जो इल्जामात हैं, फिर उन इल्जामात की वजाहतें हैं, मैं इसका एक बड़ा आसान सा फार्मूला आपके सामने पेश करता हूँ। क्या सच है और क्या झूठ है? आया 9 मई को क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने कराया? इसके बारे में हमारा एक बड़ा सिंपल सा और टू द पॉइंट एक क्या कहते हैं इजी एक मौक़िफ़ है, और वो ये है, और ये चेयरमैन इमरान खान साहब ने खुद ये बात की है, वो मौक़िफ़ ये है कि आप जुडिशियल इंक्वायरी कराएं। ये इतना बहुत बड़ा एक वाकया है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इसने पाकिस्तान की पूरी सियासत पर और पीटीआई की पूरी सियासत को जो है मुतासिर किया है। इसलिए हम ये करते हैं कि हम जुडिशियल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के तहत करवाते हैं।
और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो शख्स मुलविस है उसको बिल्कुल जो है सजा कानून के मुताबिक दी जाए और पूरी पार्टी जो है उसकी हिमायत करेगी, चाहे उसमें इमरान खान मुलविस हो, चाहे उसमें पार्टी का कोई लीडर हो या कारकुन हो। ये बड़ी सिंपल सी बात है। ये बाकी जहां तक ये ताल्लुक है ये लोगों को लाने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, देखें इससे मसला हल नहीं होना, ना इससे किसी का पता चलना है। कुछ लोग जेलों में है, खवातीन तक जेलों में है, हमारा तो मौक़िफ़ ये है आप उनको। लेकिन ठीक है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जो इंटरव्यूज होते हैं, उनमें जो कन्फेशंस होते हैं, जो चीज़ें बताई जाती हैं, वो आपके कारकुन उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? एक्सेप्टेबिलिटी है वहां पर? वो बदल हो रहे हैं? नहीं, कारकुन तो मुकाबला कर रहे हैं। कारकुन अगर बदल होते तो माफी मांग के निकल आते। कोई वो नहीं है उनका, वो बैठे हुए हैं, मुकाबला भी कर रहे हैं। हमारे कई कारकुन सैकड़ों की तादाद में आज भी जेलों में है। वो जेल में है, उनको उन्होंने जो जुर्म किया उसके लिए वो जेल में, वो कौन सा मुकाबला कर रहे हैं? मुकाबला तो बात तो सही है माइजा की, कौन सा मुकाबला कर रहे हैं? कौन सड़कों पे निकला है? कौन गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी सड़कों पे? एक एहतजाज बता दे, कोई मुकाबला नहीं कर रहा यार। आप ये लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, बाद में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, पेशावर में कल गिरफ्तारियां हुई हैं, मुजाहिरा किया गया, आज मर्दान में मुजाहिरा हुआ है, उसमें गिरफ्तारियां की गई हैं। तो ये अगर आपको नहीं पता तो फिर मैं आपके साथ वो सारी वीडियो क्लिप शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लें। जहां तक ताल्लुक है हमारी मुजाहमत का, हम अदालती मुकदमे लड़ रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं, प्रेस में आ रहे हैं। ये मैं आपके साथ टीवी पे बैठ के क्या कर रहा हूँ? पार्टी में रह के इनको आप निकाल रहे हैं और उनको रिलीफ दे रहे हैं। अच्छा माइजा साहिबा मेरी बात सुने। माइजा, आपकी तो पार्टी में जो बंदा ही नहीं रहा इमरान खान साहब को, आप इमरान खान ने सियासत को धमकाने के लिए काफी लोगों को जो है इन द लाइन ऑफ फायर डाल दिया। और ये तो उनकी स्टेटमेंट भी आ गई कि भाई उन्होंने जो है वो अपनी सियासत के लिए कितनी लाशें गिराना चाहिए। आपकी पार्टी के साथ मुझे कोई एक बंदा बता दें, मैं आपको बताती हूँ हमारी पार्टी के साथ, PMLN के साथ जब सियासी इंतकाम शुरू हुआ, हमारी पार्टी ने तो बिल्कुल नहीं। आप मुझे एक बंदा बता दें जो पार्टी से उधर हुआ आपकी। अच्छा माइजा साहबा, वैसे जिसको आप सियासी इंतकाम कह रही है ना, तो ये ना भूलें कि आपके ही दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकाला था। किसने सियासी इंतकाम लिया था? देखें हमारे गलत केसेस में वो तो सियासी इंतकाम आपको पता है कि गलत ये जो लिया था वो सियासी इंतकाम की जगह बरसर इक़्तिदार तो आपकी जमात थी। नहीं, सियासी इंतकाम उनका नहीं, उन पे तो गलत केसेस बनाए गए, गलत केसेस। आप कह रही है ना सियासी इंतकाम लिया उनसे? किनसे? आपके लीडर से और किससे? मियां नवाज शरीफ से सियासी इंतकाम नहीं लिया। 3 साल की हुकूमत को खत्म करके आपने जो है वो एक और प्राइम मिनिस्टर चूज कर लिया। कौन सी 3 साल की हुकूमत खत्म कर दी? नवाज शरीफ साहब को, जब नवाज शरीफ साहब को पनामा केस में सजा हुई और उनको नाअहल किया गया और फिर वो ज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बाहर निकले, तो कौन सियासी इंतकाम ले रहा था? आपकी अपनी हुकूमत थी भाई। हमारी हुकूमत तो थी, आपको पता ही है। जब उनके ऊपर गलत केसेस बनाए गए तो यही सियासी इंतकाम लेने वाली बातें है ना, इधर से ही सियासी इंतकाम किसने लिया था? किसने लिया था सियासी इंतकाम? इमरान खान हुकूमत में ही नहीं था, वो कैसे लेता? देखिए मैं एक बात बताऊं, इमरान खान को लाने के लिए ना बहुत कोशिशें की गई हैं, सिलेक्टेड को लाने के लिए बहुत कोशिशें की गई हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। और ये जो लाने वाले हैं वो मुझे आप ये बता दें सियासी इंतकाम किसने लिया था? मैं तो यही कह सकती हूँ कि अदालतों ने गलत केसेस बनाए थे, मुझे नहीं पता उनके पीछे कौन था। JIT भी बड़ी अदालतों ने केसेस खुद बनाए थे जी। चलिए बहुत शुक्रिया फाइजा साहिबा। मतलब PMLN की अपनी हुकूमत थी, उनकी अपनी हुकूमत में पनामा केस आया, तो फिर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा वो हूँ। मैं प्रोग्राम से बहुत शुक्रिया माजिद साहब आपके टाइम का, बैरिस्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राजिद दामरा साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि तमाम के तमाम जमातों को एक शिकायत है कि इलेक्शंस की डेट अनाउंस बाज़ाब्ता तौर पर नहीं हो रही और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, सिवाय PMLN के। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या मुहर्रिकात हैं, ये डेली एक्सप्लोर करते रहेंगे। फिलहाल दीजिए नाते मेरे से कोई इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।